हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का कृषि रसायन के अध्याय नंबर 2 के लेक्चर नंबर 4 में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ लिया था आपका कार्बन चक्र, ठीक है ना भाई। आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या है इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने पहले भी बता रखा था कि जो ह्यूमस है वो गहरे काले भूरे रंग का क्या है, आपका अक्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है। जिसे अपने क्या बोला था, ह्यूमस बोला था, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा कैसी होती है भाई, ज्यादा होती है, ठीक है। देखो एक एक करके लाइन को पढ़ते हैं। और बकमैन और ब्रेडी नामक के साइंटिस्ट जिन्होंने मृदा की परिभाषा भी दी थी, उन्होंने भी किसकी परिभाषा दी है भाई, ह्यूमस की परिभाषा दी है, ठीक है। देखो भाई देखते हैं। देखो ह्यूमस मृदा में जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से गहरे भूरे काले रंग का कोलोइडी पदार्थ बनता है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, क्या, कोलोइडी पदार्थ। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये रहा, कोलोइडी पदार्थ बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। अब ये जो कोलोइडी पदार्थ है, इस कोलोइडी पदार्थ का मतलब क्या है, किसे कहेंगे हम कोलोइडी पदार्थ। तो देखो पार्टिकल्स का साइज होता है, कणों का साइज होता है, ठीक है। एक तो विलियन में, एक होता है कोलोइड, और एक होता है निलंबन। एक क्या होता है, निलंबन, ठीक है। तो जब पार्टिकल का साइज आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का हो, तो ऐसे कण क्या कहलाते हैं भाई, आपके ऐसे कण आपके कहलाते हैं कोलोइडी कण। क्या कहलाते हैं, कोलोइडी कण, ठीक है। और इस प्रकार जो विलयन बनेगा, इस प्रकार जो मिश्रण बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कोलोइडी मिश्रण बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोला आपने, इसने बकमैन ब्रेडी ने क्या बोला कि ह्यूमस गहरे काले भूरे रंग के अक्रिस्टलीय कोलोइडी पदार्थ हैं, जो कि एक जटिल यौगिकों का क्या है, मिश्रण है। अब यहाँ पर कोलोइडी पदार्थ से आपका मतलब है कि ह्यूमस में जो कणों का आकार होगा वो कितना होगा, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच का होगा, ठीक है। आगे देखो, अब ये जो ह्यूमस है ये क्या करता है, मृदा की उर्वर शक्ति को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कैसी होती है, ज्यादा। अब अगर हम ह्यूमस का विच्छेदन करें तो जो ह्यूमस है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। देखते हैं कौन कौन सी चीजें। ह्यूमस का निर्माण कितनी चीजों से मिलकर हुआ है, 3 चीजों से मिलकर हुआ है। पहला नंबर पर आ जाता है आपका फ्लविक अम्ल, दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका ह्यूमिक अम्ल, और तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका ह्यूमिन। देखो साफ साफ आपको पीडीएफ में दिख रहा है, पहले नंबर पर कौन है, फ्लविक अम्ल, दूसरे नंबर पर ह्यूमिक अम्ल, और तीसरे नंबर पर है ह्यूमिन, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है, जो पहला आपका फ्लविक अम्ल है वो तो आप चाहे पानी लो, चाहे अम्ल लो, चाहे क्षार लो, तीनों में क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है, ठीक है। और जो ह्यूमिक अम्ल है, ह्यूमिक अम्ल केवल और केवल क्षार में घुलनशील होता है। देखो नीचे आपके पैराग्राफ में भी लिख रखा है, पूरी लाइन टू लाइन एक एक बात को देखो ध्यान से लिखना है। देखो क्या लिख रखा है, फ्लविक अम्ल अम्ल जल क्षार तीनों में घुलनशील है। देखो लिख रखा है साफ साफ, अम्ल जल क्षार तीनों में कैसा है, घुलनशील होता है। दूसरी बात किसके लिए लिख रखी है, यह पीले से भूरे पीले रंग का पदार्थ होता है। यानी जो आपका फ्लविक अम्ल है वो पीले से लेकर पीले भूरे रंग जैसा होगा। दूसरी बात ले रखी है ह्यूमिक अम्ल के लिए, तो ह्यूमिक अम्ल कैसा होता है, केवल और केवल क्षार में विलयशील होता है। किसमें होता है, केवल और केवल क्षार में घुलनशील होता है। और जबकि सबसे लास्ट हुआ है ह्यूमिन, तो जो ह्यूमिन अम्ल है वो कैसा होता है, अघुलनशील पदार्थ होता है। साफ साफ नीचे लाइन लिख रखी है कि जो ह्यूमिन अम्ल है वो कैसा पदार्थ है, अघुलनशील पदार्थ है। तो आप पहले क्या लिखोगे, आपको पूछ ले ह्यूमस क्या है, तो आप लिखोगे ह्यूमस गहरे भूले काले रंग के जटिल अक्रिस्टलीय कोलोइडी पदार्थ हैं। और ह्यूमिक का निर्माण, या मैं कहूं ह्यूमस का निर्माण 3 अंशों से मिलकर होता है, जिसमें पहला होगा आपका कौन सा, फ्लविक अम्ल, दूसरा होगा आपका ह्यूमिक अम्ल, और तीसरा हो गया आपका ह्यूमिन। अब जिसमें से फ्लविक अम्ल है वो चाहे पानी हो, चाहे जल हो, चाहे आपका अम्ल है या आपका क्षार है, ठीक है। क्योंकि पानी कैसा होता है, उदासीन, अम्ल की पीएच कैसी होगी, कम, क्षार की पीएच कैसी होगी, ज्यादा। तो चाहे आपने अम्लीय लिया है, चाहे उदासीन माध्यम लिया है, चाहे क्षारीय माध्यम में लिया है, फ्लविक अम्ल तो तीनों में कैसा होता है, घुलनशील होता है। दूसरी बात करें हम किसकी, दूसरी बात करें हम अगर आपकी किसकी, ह्यूमिक अम्ल की, तो ह्यूमिक अम्ल केवल और केवल किसमें घुलेगा, क्षार में घुलेगा। क्षार का मतलब
ऐसे पदार्थ जिनकी पीएच कहां से हो 7 से लेकर 14 तक हो, ऐसे पदार्थों में क्या घुलेगा आपका ह्यूमिक अम्ल। और अगर हम ह्यूमिन की बात करें तो ह्यूमिन के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, यानी ह्यूमिन चाहे आप अम्लीय माध्यम लो, चाहे क्षारीय माध्यम लो, चाहे उदासीन माध्यम लो, ह्यूमिन कैसा रहता है आपका, ह्यूमिन रहता है आपका अघुलनशील पदार्थ। तो ह्यूमिन अम्ल आपका जो है वो अघुलनशील पदार्थ होता है। तो ठीक है, समझ गए आप ह्यूमस के बारे में। तो आगे आपके आते हैं ह्यूमस के गुण। ह्यूमस के गुण, और ह्यूमस के गुणों में भी आपको दो कैटेगरी में बांट दिया, पहला भौतिक गुणधर्म और दूसरा आपका रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को समझना ध्यान से। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि ह्यूमस के भौतिक गुणों को बताइए, तो केवल और केवल आपको क्या देखने हैं, भौतिक गुण। और अगर आपसे पूछ ले कि रासायनिक गुणों को बताइए, तो रासायनिक गुणों में आपको केवल और केवल कौन से गुण लिखने हैं, रासायनिक गुण लिखने हैं। लेकिन उसने आपको नहीं बोला, उसने केवल और केवल क्या बोला, ह्यूमस के गुण लिखिए। तो आप भौतिक गुण भी लिख सकते हो, आप रासायनिक गुण भी लिख सकते हो। समझ गए बात को। अगर भौतिक बोले तो केवल और केवल भौतिक लिखनी है, अगर रासायनिक बोले तो केवल और केवल रासायनिक लिखनी है। अगर सिंपल बोल दे कि ह्यूमस के गुण लिखिए, तो आप भौतिक भी लिख सकते हो और आप रासायनिक भी लिख सकते हो। अब पहले समझो भौतिक से मतलब क्या होता है। भौतिक गुणधर्म का मतलब क्या होता है, जो बाहर से देखने पर, यानी बाहर से देख रेख करने पर ही आपको पता चल जाए, जो गुण देख देख कर पता चल जाए, उनको क्या बोलते हैं, भौतिक गुण। भौतिक गुण में जैसे देखकर आप उसका साइज बता दोगे कि भाई क्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय है, कलर कैसा है उसका, ठीक है, किस तरीके की उसकी बनावट है, कैसा उसका आकार आकृति वगैरह है, ठीक है, उसमें जल धारण की क्षमता पाई जाती है या नहीं, उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है या नहीं, वो सारी चीजें आप क्या है देखकर बाहरी देख रेख या बाहरी निरीक्षण से जिन भी आप गुणधर्मों का पता लगाओगे, उनको आप क्या बोलोगे, भौतिक गुणधर्मों बोलोगे। ठीक है, और जितने भी इसके केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसकी जो प्रॉपर्टी निकलती हैं, जो रासायनिक गुणधर्म है, उनको हम इसके बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्या लिखा है हमने कि यह गहरे काले भूरे रंग का जटिल पदार्थ है। तो ये तो हमने अभी अभी परिभाषा में भी पढ़ लिया था कि ह्यूमस जो होते हैं वो गहरे काले भूरे रंग के जटिल पदार्थ होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यह अक्रिस्टलीय और कोलॉइडी पदार्थ है। अब अक्रिस्टलीय का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई ठोस है तो जो उसमें अवयवी कण है उनकी निश्चित व्यवस्था नहीं है, यानी अवयवी कण की कुछ भी प्रकार से रैंडम व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, रैंडम का मतलब अव्यवस्थित तौर पर व्यवस्थित होंगे वो। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय गुणधर्म बोलेंगे। और अगर मैं आपको क्रिस्टलीय की बात करूं तो क्रिस्टलीय कैसा होगा, क्रिस्टलीय एक पूरा व्यवस्थित होगा, यानी इसके जो अवयवी कण होंगे वो बिल्कुल एक तरीके से क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। तो देखो ये तो व्यवस्थित संरचना है, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार की संरचना किसमें होगी, क्रिस्टलीय पदार्थों में होगी। लेकिन अक्रिस्टलीय पदार्थों में ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टलीय पदार्थों में जो अणु परमाणु है वो कैसे रहते हैं, बिल्कुल अव्यवस्थित रहते हैं। तो अव्यवस्थित संरचना को ही क्या बोलना है आपको, अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो ये जो ह्यूमस है वो कैसे होते हैं भाई, कोलॉइडी पदार्थ होने के साथ साथ कैसे होते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ भी होते हैं। कोलॉइडी पदार्थ का मैं मतलब बता चुका हूं कि अगर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कितना हो, 1000 नैनोमीटर के बीच का हो, तो वो कण कैसे होंगे, कोलॉइडी कण होंगे, और वो पदार्थ आपका कोलॉइडी पदार्थ कहलाएगा। एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि एक झिल्ली होती है जिसका नाम आपने 10वीं क्लास में भी सुन रखा होगा, अर्धपारगम झिल्ली, या जिसको जानतव झिल्ली, पर्चमेंट झिल्ली, सेलोफेन मेम्ब्रेन, इस तरीके से भी हम कई तरीके के क्या देते हैं, नाम देते हैं। ठीक है, तो ये कण जो है ना वो आपकी जानतव झिल्ली में से यानी अर्धपारगम झिल्ली में से विसरित नहीं होते, यानी अगर आप इनको अर्धपारगम झिल्ली में से निकालोगे तो ये उसमें से निकलेंगे नहीं। ठीक है, ये गुणधर्म भी आप इसको याद रखना। अगला देखो भाई, अगली प्रॉपर्टी क्या है, ह्यूमस पर ऋणावेश होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया आपको, कंपटीशन एग्जाम के नजरिए से भी आपको क्वेश्चन पूछ ले, ह्यूमस पर आवेश होता है, ऑप्शन दे आपको उदासीन, धनावेश, ऋणावेश, निम्न में से कोई नहीं। तो ह्यूमस पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। तो अगर मैं कहूं कि ह्यूमस पर ऋणावेश होता है तो ये किसको आकर्षित करेगा, ये आकर्षित करेगा आपके धनायनों को। ठीक है, किसको आकर्षित करेगा भाई, धनायनों को। अब धनायन में कोई भी हो सकता है, Na+ हो सकता है, K+ हो सकता है, Ca2+ हो सकता है। तो कुल मिला के किसको आकर्षित करेगा, ये धनायनों को आकर्षित करेगा। ठीक है, समझ गए। तो आप क्या लिखोगे, ह्यूमस पर ऋणावेश होने के कारण यह धनावेशों को आकर्षित करके अपनी सतह पर क्या कर देता है, धारित कर लेता है। आगे पढ़ो, यह जल में अविलेय रहता है लेकिन कोलॉइडी विलयन बनाता है।
परंतु मंद अम्लों एवं क्षारों में विलय हो जाता है। यानी पानी में तो ये कैसा होगा, जनरली घुलनशील होगा, लेकिन अगर अम्लीय माध्यम है या थोड़ा बहुत आपका क्षारीय माध्यम है, हल्का प्रबल नहीं, मंद अम्लीय यानी दुर्बल अम्लीय माध्यम है या दुर्बल क्षारीय माध्यम है, तो इस कंडीशन में ये आपका ह्यूमस क्या है, विलयशील हो सकता है। आगे देखो, आगे क्या लिखा हमने कि इसमें सुगठिता और ससंजन का गुण कैसा पाया जाता है भाई, कम पाया जाता है। अभी सुगठिता और ससंजन क्या है आगे आने वाला है। तीसरे चैप्टर में जब आप पूरा कोलॉइडी पदार्थ पढ़ोगे ना, तो उसमें सुगठिता क्या है, ससंजन क्या है, सब कुछ बताऊंगा। अभी इतना सा समझ लो, ससंजन का अगर मैं आपको बताऊं तो समान समान के जो अणु हैं, समान प्रकार के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ससंजन इत्यादि बोलेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर असमान में लगे, असमान अणुओं के मध्य अगर आकर्षण लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, आसंजन बल बोलेंगे, ठीक है। आगे आएगा पूरा तीसरे चैप्टर में, ठीक है। आगे देखो, अगला पॉइंट देखना भाई, ध्यान देना अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि इसकी जल धारण क्षमता कैसी होती है, अधिक होती है। यानी पानी को जो सोखने की क्षमता है, जल को जो धारित करने की क्षमता है, वो भी ह्यूमस के अंदर कैसी होती है, ज्यादा होती है। और अगला पॉइंट क्या आ गया कि ह्यूमस जो है वो कैसा पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ है। यानी ह्यूमस में जो गुण पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, अम्लीय गुण पाए जाते हैं। और अम्लीय गुण से तात्पर्य क्या है कि अगर इसके पीएच मान देखें हम, तो इसके पीएच मान 7 से कैसे होंगे, कम, क्योंकि अम्लों के पीएच मान कैसे होते हैं, 0 से 7 तक। तो हम कह सकते हैं कि अगर ह्यूमस अम्लीय है तो ह्यूमस के पीएच के मान 7 से कैसे होंगे, कम होंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे कौन सा गुणधर्म है कि इसमें फूलने एवं सिकुड़ने का भी गुण होता है। यानी ये फूल भी सकता है और जब इसमें से पानी निकल जाए तो ये सिकुड़ भी सकता है। दोनों ही तरीके के इसमें गुणधर्म पाए जाते हैं। अगला देखो, यह जलग्राही होता है। अभी अभी हमने बताया कि जल धारण क्षमता कैसी होती है, ज्यादा होती है। यह जलग्राही होता है, संतृप्त वायुमंडल से 2 से 6 गुना अधिक जल अवशोषित कर सकता है। यानी जो बादलों में, या मैं बोलूं जो वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है, वायुमंडल में जो पानी की मात्रा है, उसका 2 से 6 गुना ज्यादा जल धारण कर सकता है। कौन, ह्यूमस। यानी ह्यूमस की जल धारण क्षमता कैसी होती है भाई, बहुत ज्यादा होती है। वो पानी को सोखने की, अपने आप में धारित करने की क्षमता कैसी रखता है, वायुमंडल से 2 से 6 गुना ज्यादा क्षमता रखता है, ठीक है। समझ गए भौतिक गुणधर्म सारे। तो हमने भौतिक गुणधर्म में क्या क्या पढ़ा, एक बार आप रिकॉल करो। तो रिकॉल में आप बोलोगे कि यह अम्लीय है, यह अक्रिस्टलीय पदार्थ है, और ये क्या बनाता है, कोलॉइडी विलयन बनाता है या कोलॉइडी पदार्थ की तरह बिहेव करता है। सघटिता सुसंजन का बल कैसा होता है, इसमें कम होता है। गहरे काले भूरे रंग का पदार्थ होता है। प्रकृति इसकी कैसी होती है, अम्लीय होती है। फूलने और सिकुड़ने का भी गुण इसमें पाया जाता है, ठीक है। ये सारी बातों की आपने चर्चा की। अब आगे देखते हैं हम इसके रासायनिक गुण। अगला देखो भाई, अब आ जाता है आपका रासायनिक गुण, ठीक है। तो भौतिक गुण धर्मों की हमने बात कर ली, अब रासायनिक गुण को देखो, ठीक है भाई। देखो, रासायनिक गुण में आपको प्रतिशत बताना है हर एक तत्व का। और जो यहाँ पर पहला पॉइंट आपके लिए आ रहा है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ ले कि ह्यूमस में रासायनिक पदार्थों का संगठन दीजिए, तो ये पूरा आपको 1 नंबर में पूछ सकता है। या जो आप कंपटीशन एग्जाम देने वाले हो उसमें भी आपको पूछ ले कि ह्यूमस में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है, ह्यूमस में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, ह्यूमस में कार्बन कितना प्रतिशत होता है, या ह्यूमस में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है। और आपको 4 ऑप्शन इस तरीके से ABCD बना के दे दे, तो आपको याद होना चाहिए। इस वजह से ये जो पहला पॉइंट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, जो 2019 का पेपर गया है, क्योंकि 20 में तो भाई लॉकडाउन की वजह से हुआ ही नहीं अभी पेपर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उसने प्रतिशत वाले 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं कि गोबर में पोटेशियम कितना प्रतिशत पाया जाता है, और 4 ऑप्शन दे दी। इसी तरीके के प्रतिशत वाले क्वेश्चन मैंने आपको देखे हैं। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करता जा रहा हूं पढ़ाते हुए साथ साथ कि आप जो भी प्रतिशत वाले जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप उनकी वैल्यू को एक्यूरेट माइंड में याद रखोगे, ठीक है। तो चलो पहला देखते हैं ह्यूमस के रासायनिक गुणधर्म, और पहला आ जाता है ह्यूमस में कार्बन कितना प्रतिशत है। तो कार्बन की जो मात्रा है वो कितनी है, 55 से 60%। फिर क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, 4 से 5%। देखो एक बार दोबारा दिखा देता हूं, हाइड्रोजन क्या है, 4 से 5%। ऑक्सीजन कितना है भाई, 35 से 40%। ऑक्सीजन 35 से 40। और नाइट्रोजन कितना है, 3 से 6%। कितना है भाई, 3 से 6%। और इसके अलावा और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, फॉस्फोरस पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। यानी अगर हम इनके तत्वों को लिखें तो आप कैसे लिखोगे, कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर आप लिखोगे ऑक्सीजन, और फिर आप क्या लिखोगे, नाइट्रोजन।
ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। तो कार्बन में आप लिख दोगे कि यहाँ कितना है भाई 55 से लेके 60 है, ठीक है। हाइड्रोजन में आप लिख दोगे कितना है भाई 4 से लेकर 5 है, ठीक है, 5 है ये भाई, ठीक है, 3 मत समझ जाना इसको। फिर ऑक्सीजन में कितना है भाई 35 से लेकर 40% है। फिर इसके बाद आपसे नाइट्रोजन पूछ ले तो नाइट्रोजन में कितना है भाई आपका 3 से लेके 6% है। तो ये वैल्यूज को आप क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। आगे अगला भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले कि ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है। तो ह्यूमस में जो कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात है वो कितना होता है 10:1। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसका अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है आपसे, जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें पूछ चुका है कि ह्यूमस में धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है। तो देखो ध्यान देना, अगर ह्यूमस की औसत धनायन विनिमय क्षमता पूछे तो आप क्या लिख के आओगे 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। क्या लिखोगे 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। और अगर आपसे रेंज पूछे, सिंपल पूछ ले कि ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता क्या है, औसत वर्ड नहीं लगाए, तो आप क्या लिखोगे कि ह्यूमस की जो धनायन विनिमय क्षमता है वो 100 से लेकर 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है, ठीक है। समझ गए आप बात को। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है एग्जाम में, 2019 या 20 के पेपर में पूछा है आपसे कि धनायन विनिमय क्षमता की यूनिट क्या होती है। इसी साल पूछा है 2020 में कि जो धनायन विनिमय क्षमता है उसकी इकाई क्या होती है। तो देखो साफ साफ इकाई लिख रखी है, धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या होती है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। क्या होती है बच्चों, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम का मतलब किलोग्राम इनवर्स, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सेंटीमोल बटे किलोग्राम। तो इसका भी मतलब क्या है सेंटीमोल पर किलोग्राम, ठीक है। तो ये किसकी यूनिट है, धनायन विनिमय क्षमता की। किसकी यूनिट है, धनायन विनिमय क्षमता की। पूछी जाती है और पूछ भी ली है, रिपीट भी हो सकती है, इस वजह से थोड़ा सा आप इसको याद रखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला कैरेक्टर क्या है, अगला कैरेक्टर इसमें प्रमुखतः कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनोलिक अम्ल और क्या पाए जाते हैं, इनोलिक समूह पाए जाते हैं। कार्बोक्सिलिक मतलब आपको पता चल गया, कार्बोक्सिलिक का मतलब कौन सा ग्रुप आएगा, COOH समूह आएगा। तो अगर COOH समूह है तो वो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिनोलिक समूह में कौन सा आएगा भाई, फिनोल आएगा। और फिनोल की संरचना कैसी होती है, बेंजीन वाले पर क्या लगा हुआ होता है, OH लगा हुआ होता है। ये आपका हो गया फिनोलिक। और इनोलिक क्या है, यहां पर एक और दे रखा है ना, इनोलिक, इन और ऑल। इनोलिक देखो, इनोलिक कैसे बनेगा, एक सेकंड में आपको बताता हूं। इनोलिक को देखना, इनोलिक का मतलब इसमें इन भी होगा और इसमें ऑल भी होगा, यानी ऐसी संरचना जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा हो। और ऑल हम किसके लिए लगाते हैं, OH समूह के लिए लगाते हैं। तो जिसमें डबल बॉन्ड और OH दोनों समूह आ रहे हो, ऐसे समूहों को हम क्या बोलेंगे, इनोलिक समूह बोलेंगे, ठीक है। अब देखो आगे देखना, तो हमने क्या बोला कि ह्यूमस में कितने प्रकार के समूह पाए जाते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, कार्बोक्सिलिक, फिनोलिक और इनोलिक समूह पाए जाते हैं। अगला देखो, अगला हमने बोला कि इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। यानी मिट्टी में जो रोगाणुओं लगने की क्षमता होती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, अगर आपका ह्यूमस अच्छी मात्रा में है तो, ठीक है। क्योंकि इसकी ह्यूमस की जो प्रतिरोधकता क्षमता होती है वो कैसी होती है भाई, ज्यादा होती है, ठीक है। आगे देखो, अगला देखो, छठवा, हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा ह्यूमस का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा जो ह्यूमस का जो ऑक्सीकरण है वो कैसा हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो इस बार के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भाई कि ह्यूमस के भौतिक गुणों को दर्शाइए, या आपसे बोल दे कि ह्यूमस के रासायनिक गुणों को दर्शाइए, ठीक है। या आपसे 1 नंबर का सीधा सीधा पूछ ले कि ह्यूमस की परिभाषा दीजिए, ह्यूमस का क्या तात्पर्य है। तो आपको सारी चीजें, सारी बातें मैंने आपको आराम से, बिल्कुल आराम से मैंने आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है। इसके अगली वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, देखो अभी मैं आपको बता दूं, इसके अगली वाली क्लास में हम पहले तो ये ह्यूमस का निर्माण पढ़ेंगे, ठीक है। और इस ह्यूमस के निर्माण के 3 चरण हैं आपके, उन 3 चरणों को हम एक डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम को भी हम साथ के साथ समझ लेंगे उस थ्योरी से, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हम इतना ही, आगे की क्लास में हम और इसको कंटिन्यूअस करेंगे। तो घर पर पढ़ते रहिए, आराम से खुश रहिए, ठीक है भाई। चलो।